नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 192 में टॉप में ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 1982 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड को एस्टैब्लिश किया था। बाद में 1986 में ये नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड को ट्रांसफॉर्म किया इनटू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, वेरियस इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कंट्रोल में है। और ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? फर्स्ट वन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, सेकेंड वन नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल्स कल्चर, थर्ड वन नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, fourth one National Brain Research Center, fifth one Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants. Next, students can do higher education. Students can do higher education and research in these institute and pursue PhD degree. तो स्टूडेंट्स इन पांचों इंस्टीट्यूट से कोई भी एक इंस्टीट्यूट से अपना हायर एजुकेशन और रिसर्च कर सकते हैं और पीएचडी डिग्री परस्यू कर सकते हैं। और बाद में ये स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कमर्शियल का मतलब क्या है? प्रॉफिट मेकिंग या पैसे कमाना। तो कैसे प्रॉफिट या पैसे कमाया जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? कौन से फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करके वी कैन मेक प्रॉफिट? फर्स्ट फील्ड इज क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी के अंडर क्या क्या विल बी डिस्कसिंग? फर्स्ट वन हाइब्रिड सीड, सेकेंड वन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और थर्ड है बायो फर्टिलाइज़र। सेकेंड टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, थर्ड इज ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में कौन से टॉपिक विल बी डिस्कसिंग? फर्स्ट वन वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन, सेकेंड वन ट्रीटमेंट, थर्ड है इंटरफेरॉन, फोर्थ इज जीन थेरेपी और फिफ्थ है क्लोनिंग। क्लोनिंग के अंडर दो टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरेपेटिक क्लोनिंग। फोर्थ इज industrial products of white biotechnology, fifth is environment and biotechnology, sixth फूड बायोटेक्नोलॉजी और सेवन्थ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक क्या था? क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव यील्ड एंड वैरायटी। तो एग्रीकल्चरल में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है हाइब्रिड सीड। तो फर्स्ट टॉपिक अंडर क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी क्या है? हाइब्रिड सीड्स, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Genes of two different crops are recombined to form hybrids of various crops. The artificial hybridization of two plants of same species यानी two plants of same species को क्रॉस पॉलिनेट करके दोनों प्लांट्स के डिज़ायर्ड जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है और हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस होता है। और इस हाइब्रिड सीड से जो न्यू प्लांट ग्रो होगा उस प्लांट में दोनों भी प्लांट के जो पहले क्रॉस पॉलिनेट किया था दो प्लांट, वो दोनों भी प्लांट का डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ विल बी प्रेजेंट। दिस इज़ यूज़फुल, स्पेशली यूज़फुल फॉर फ्रूट्स। तो ये मेथड जो है वो किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है? फ्रूट्स के लिए। क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है सेकेंड टॉपिक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। Now what is genetically modified crops? Crops develop with desired characters by integrating foreign genes with their genome are called as genetically modified crop। पहले तो जीन्स और जेनोम का डिफरेंस समझ लो। सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स है उसे कहते हैं जेनोम, और ये जेनोम का एक छोटा सा पार्ट होता है जीन। जैसे कि ह्यूमन सेल्स में हर एक सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम। ये 46 क्रोमोसोम टुगेदर इट इज़ नोन एज जेनोम, और ये जेनोम का छोटा सा पार्ट होता है जीन्स। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें एक न्यू जीन यानी फॉरेन जीन यानी बाहर से एक जीन को जेनोम के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, यानी प्लांट सेल के जेनोम के साथ एक फॉरेन जीन्स को इंटीग्रेट किया जाता है। फिर इस सेल को लैब में ग्रो किया जाता है और इस एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो किया जाता है लैब में, जिसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। दिस इज़ हाउ
genetically modified crops are grown. अभी इसका फ़ायदा क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का व्हाट इज़ द यूज़ या इम्पोर्टेंस क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटीज़ विद रेजिस्टेंस टू डिजीज़, alkalinity, weeds, other stresses like cold and drought. इसका मतलब क्या है? इस जीएमसी क्रॉप्स का फ़ायदा क्या है? प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब क्या है? प्रोडक्शन यानी ग्रोथ, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। डिज़ीज़ रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस टू डिज़ीज़ का मतलब क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, इसे कभी डिज़ीज़ नहीं होता है। एल्कलिनिटी का मतलब क्या है? सॉइल जो है वो कितना भी एल्कलाइन हो, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो कभी मरेगा नहीं। फिर वीड्स का मतलब क्या है? जो मेन क्रॉप के आजू बाजू में जो वीड्स ग्रो होता है, इससे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इफेक्ट नहीं करेगा। अदर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड एंड ड्राउट, इसका मतलब क्या? कितना भी ठंड हो, एटमॉस्फेयर कितना भी ठंडा हो, तो भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं मरेगा। उसी तरह अगर कितना भी पानी की कमी हो, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं मरेगा। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स: हाई yielding varieties with resistance to disease, alkalinity, weeds, other stresses like cold and drought. अभी टेक्स्ट बुक में 3 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज़ व्हाट? बीटी कॉटन, सेकेंड वन इज़ बीटी ब्रिंजॉल एंड थर्ड वन इज़ गोल्डन राइस. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का फर्स्ट एग्जाम्पल है बीटी कॉटन. कॉटन प्लांट्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन दी पेस्ट बॉल वॉर्म्स अटैक देम. तो एक कीड़ा है, वो कीड़ा कौन सा है? बॉल वॉर्म्स. जब ये कीड़ा बॉल वॉर्म्स कॉटन प्लांट्स को अटैक करता है तो कॉटन प्लांट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है. बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis has a gene which is toxic for bollworms. This toxic gene from Bacillus thuringiensis is isolated and integrated with the genome of cotton. तो बैसिलस एक बैक्टीरिया है. कौन सा बैक्टीरिया है? बैसिलस thuringiensis. इसमें एक ऐसा जीन्स है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और इस टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले जीन्स को बैसिलस thuringiensis में से काट के उसे कॉटन प्लांट के जेनोम में इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कंबाइन करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा? एक ऐसा प्लांट मिलेगा जिसे कहते हैं बीटी कॉटन, यानी बैसिलस thuringiensis कॉटन. और ये बैसिलस thuringiensis कॉटन में कौन सा जीन है? टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन. Due to this, the toxin which is fatal for bollworm was produced in leaves and the balls of cotton. If bollworms feed on the leaves, the toxin destroys its alimentary canal and the bollworm dies. अब ये बॉलवर्म, ये जो कीड़ा बॉलवर्म है, अब बीटी कॉटन प्लांट्स को अगर ये लीव्स, बॉलवर्म जो है उसके लीव्स को खाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये बॉलवर्म का एलिमेंट्री कैनाल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करेंगे और बॉलवर्म्स मर जाएगा. दिस वे बीटी कॉटन प्लांट्स जो है इज़ नॉट अफेक्टेड बाय बॉलवर्म्स. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है? बीटी ब्रिंजॉल. पेस्ट अटैक ब्रिंजॉल प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉयज इट. Hence, BT brinjal variety is developed by using the gene isolated from Bacillus thuringiensis. तो एक कीड़ा है, वो कीड़ा जब ये ब्रिंजॉल प्लांट को अटैक करता है तो ब्रिंजॉल प्लांट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है. जैसे कि बीटी कॉटन प्रोड्यूस किया था, उसी तरह बैसिलस, बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis का जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन होता है उसे काट के ब्रिंजॉल प्लांट के जेनोम में इंटीग्रेट किया जाता है, यानी कंबाइन किया जाता है. तो कौन सा वैरायटी ऑफ ब्रिंजॉल प्लांट मिलेगा? बीटी ब्रिंजॉल वैरायटी. बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस thuringiensis ब्रिंजॉल. अब ये बैसिलस thuringiensis ब्रिंजॉल में कौन सा जीन है? टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है. दिस इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ब्रिंजॉल kills the pest in the same way as the BT cotton does. तो बीटी कॉटन प्लांट में जब भी बॉलवर्म अटैक करता है तो क्या हो जाता है? बॉलवर्म का जो एलिमेंट्री कैनाल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो मर जाता है. उसी तरह जब कीड़ा बीटी ब्रिंजॉल वैरायटी ऑफ प्लांट्स को अटैक करता है तो उसका भी एलिमेंट्री कैनाल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो मर जाता है. इसी तरह बीटी ब्रिंजॉल प्लांट जो है विल बी नॉट अफेक्टेड बाय द पेस्ट. Third example of genetically modified crop is golden rice. When in rice, a gene synthesizing the vitamin A beta carotene is introduced, then we get the variety golden rice. तो ये golden rice variety कैसे बनाते हैं? जब ये राइस में जीन्स जो बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज करते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं, इसे राइस के जेनोम में
इंटीग्रेट कर दिया जाए तो वी गेट द वैरायटी गोल्डन राइस. दिस वैरायटी हैज़ बीन डेवलप्ड इन 2005. As compared to the normal variety, golden rice contains 23 times more amount of beta carotene. अब ये बीटा कैरोटीन क्या है? बॉडी में विटामिन ए को सिंथेसाइज यानी प्रोड्यूस करने के लिए बीटा कैरोटीन की ज़रूरत है. और गोल्डन वैरायटी जो वैरायटी है, गोल्डन राइस वैरायटी है, उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा कितना है? 23 टाइम्स मोर एज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल राइस. और ये गोल्डन राइस वैरायटी जो है वो 2005 में बनाया गया था. इट वाज डेवलप्ड इन 2005. नेक्स्ट टॉपिक है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स. वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप. अभी वीड्स क्या है? वीड्स जो है जंगली झाड़ यानी अनवांटेड झाड़ जो मेन क्रॉप्स के सराउंडिंग में यानी आजू बाजू में ग्रो होता है, उसे वीड्स कहते हैं. अब ये वीड्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उनके ग्रोथ के लिए, लेकिन जब वीड्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स यूज़ करेंगे तो जो मेन क्रॉप्स जो है उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. तो यानी ये वीड्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है. Hence herbicides are used to destroy the weeds, but herbicide also affects the main crop. तो इस weeds को destroy करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? herbicide. एक दवाई है herbicide जिसे यूज़ करेंगे, स्प्रे करेंगे तो weeds तो मर जाएगा, लेकिन weeds के साथ साथ main crop को भी अफेक्ट करता है, यानी वो main crop जो है वो मर भी सकता है. Due to this, herbicide tolerant plant varieties of crops are being developed. Due to this, it has become possible to selectively destroy the weeds. इसे सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा? हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अभी हर्बिसाइड हम जब वीड्स के ऊपर स्प्रे करेंगे तो वीड्स तो मर जाएगा, लेकिन जो मेन क्रॉप है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट जो है इसके ऊपर हर्बिसाइड इफेक्ट नहीं करेगा. व्हाई इट विल नॉट इफेक्ट? क्योंकि मेन क्रॉप जो है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, यानी हर्बिसाइड उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है. इसके लिए मेन क्रॉप्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हर्बिसाइड, लेकिन वीड्स जो है वो हर्बिसाइड से मर जाएगा. Biofertilizers. Instead of chemical fertilizers, if biofertilizers are used, then the abilities of plants are improved due to two main reasons: nitrogen fixation and phosphate solubilization. आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते, केमिकल फर्टिलाइज़र के बदले बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं. अब ये बायो फर्टिलाइज़र्स का दो फ़ायदा है. क्या है वो? नाइट्रोजन फिक्सेशन और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन. Now let us discuss nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अर्लियर स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, लेकिन प्लांट्स जो है वो हवा का नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन सॉइल में एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हवा के नाइट्रोजन को अमोनिया एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स करते हैं. अभी प्लांट्स जो है वो ये अमोनिया और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं एंड नाइट्रोजन बिकम्स अवेलेबल टू द प्लांट. दूसरा जो है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन. अभी प्लांट्स को फॉस्फेट की भी ज़रूरत है, लेकिन सॉइल में जो फॉस्फेट है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में है, मगर सॉइल में एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इनसॉल्युबल फॉस्फेट को सॉल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स करते हैं और प्लांट्स जो है अब ये फॉस्फेट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं. इस तरह फॉस्फेट बिकम्स अवेलेबल टू द प्लांट. अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन इज़ डन बाय बैक्टीरिया. कौन करता है? सॉइल का जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन इज़ डन और सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं. इसीलिए इन बैक्टीरिया को कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र. बैक्टीरियाज लाइक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबेना एंड प्लांट्स लाइक अजोला आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र. सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, Anabana and plants like Azolla, which is easily available in the market. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट? एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन. इसके बारे में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर यंगर स्टैंडर्ड. अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स डिपेंड अपॉन एनिमल हस्बेंड्री फॉर देयर लाइवलीहुड. यानी रोजी रोटी के लिए फार्मर्स जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कैटल दैट इज़ गाय भैंस पालना, गोट यानी बकरी पालना, पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी बदक पालना, फ़िश फार्मिंग यानी फ़िश पालना,
बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालना, जिससे दूध, एग, फिश, हनी यानी शहद मिलता है। मांस, दूध, अंडे, ऊन जैसे चीज़ों के लिए जानवर को पालना, इसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूजफुल इन एनिमल हस्बेंड्री। Two main methods are used in animal husbandry: artificial insemination, embryo transfer. तो बायोटेक्नोलॉजी भी एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ कर सकते हैं। दो मेन मेथड यूज़ करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र। अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैटल। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये एक ब्रीडिंग टेक्निक है जिसमें हाई क्वालिटी मेल, दैट इज़ बुल का सीमेंट्स को गाय जो फीमेल है उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है। अब जो काफ यानी बछड़ा बॉर्न होगा वो हाई क्वालिटी का होगा। उसी तरह सेकेंड मेथड एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र, ये क्या है? एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र मीन्स जेनेटिकली सुपीरियर काउ का एग को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके जो एम्ब्रॉय बनता है उसे गाय का यानी ये एम्ब्रॉय को गाय के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। और जब काफ बॉर्न होगा यानी बछड़ा बॉर्न होगा, it will be having all the desired qualities of both bull and cow. It helps to improve both the quantity and quality of animal products. Example, milk, meat, wool, etc. Animal biotechnology animal husbandry में यूज़ करके एनिमल्स का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क, मीट, वुल एक्सेट्रा, इन सब का क्वांटिटी भी ज़्यादा रहेगा और क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। इस तरह बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ करके एनिमल्स का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव कर सकते हैं। Similarly, animals with more strength have been developed for hard work. एनिमल्स में कठोर परिश्रम करना यानी हार्ड वर्क के लिए अधिक शक्ति वाले जानवरों की ज़रूरत है। बायोटेक्नोलॉजी से ऐसा शक्तिशाली जानवर प्रोड्यूस कर सकते हैं।